लास्ट टर्न पे E1 E2 कंप्लीट है। चलिए सर, अगला हेडिंग डालिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक, अब जैसे आपने E1 E2 पढ़ा है ना, सेम मामला ऐसा ही है यहां पर भी, बस अंतर केवल क्या हो जाएगा, अब हम लोग एलिमिनेशन नहीं कराएंगे, अब सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। अब ये बताइए, सब्स्टिट्यूशन का बड़ा सिंपल सा मामला है। मान लीजिए हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, हमने यहां पर एक रिएजेंट कुछ लिया, उस रिएजेंट में प्रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इस एल्किल के कार्बन पर, जो कि हेलोजन से अटैच है या कल को किसी लिविंग ग्रुप से, X यहां पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये इसके ऊपर अटैक कर जाए, तो अगर ये अटैक करेगा तो X जो होगा वो X माइनस के तरीके बाहर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलेगा न्यूक्लियोफाइल आ गया, यानी नेगेटिव पार्ट, और X माइनस रिएजेंट में प्रेजेंट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी क्या हो गया है, सब्स्टिट्यूशन। बना लीजिए जरा, बहुत आराम से निकाल ले जाएंगे आप। बस याद रखना है जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो हम लोगों को मालूम भी है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है। कंडीशन सारी सेम है, E1 जैसी है या E2 जैसी है, बस फर्क ये है कि वहां एलिमिनेशन कर रहे थे या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, और दोनों एक साथ पढ़ लेंगे तो मामला ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब जब भी हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, दो रास्ते होते हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो यहां हम बात कर रहे हैं पहले मैकेनिज्म की, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, ठीक है ना। कहानी को जरा गौर से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक कोई एल्किल हैलाइड है जिसमें मैं जानबूझ के R1 R2 और R3 यानी मैं 3 डिग्री हैलाइड कंसीडर कर रहा हूं, बात समझना। R1 R2 R3 कर दिया, इसका मतलब ये पहले से ही क्या है, कायरल कार्बन है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ले लिए अपन। भाई 3 डिग्री तो हो सकता है, मेथिल मेथिल लगा दो, कायरल नहीं होगा, तो अपन पहले से लेके चल रहा है। बहुत बढ़िया रिएक्शन है। मेन पॉइंट पढ़ेंगे इसके, जहां से मामला गड़बड़ा सकता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी रिएजेंट के साथ कराता हूं तो सीधी कहानी है, दो पार्ट होंगे, एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक। हम लोगों को मालूम है न्यूक्लियोफाइल जो होगा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये होगा सर,
पहले प्रोडक्ट देखना। तो कायरलिटी मेंटेन है अभी भी। अभी भी कायरलिटी जो है वो मेंटेन। क्या ये बताइए, जो हमारे पास लीविंग ग्रुप है, कुछ कुछ बातें समझ लीजिए, जो हमारे पास लीविंग ग्रुप है, ये जहां से निकला न्यूक्लियोफाइल वहीं आके जुड़ गया। तो इसका मतलब है अगर सेम कन्फ्यूगरेशन है तो हम बोलेंगे यहां पर क्या हुआ है, रिटेंशन। क्या शब्द आएगा बेटा, रिटेंशन। और यहां दिख रहा होगा कि जहां से हेलोजन हट रहा है, लिविंग ग्रुप हट रहा है, उसके अपोजिट साइड आ रहा है। तो अगर अपोजिट साइड आ रहा है तो इसका मतलब यहां क्या हुआ है, इन्वर्जन। दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक रिटेंशन और दूसरा इन्वर्जन। क्लियर है मामला। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये रिएक्शन है, मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में मामला वही है, पहले स्टेप में आयनाइजेशन कराएंगे, यानी जो एल्किल हैलाइड है वो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आराम से पहले टूटे। तो जब आयनाइजेशन कराया तो कार्बोकैटायन बना, जिसको अपन इस तरीके से लिख रहे हैं, ये बनाया सर। इसका मतलब इस रिएक्शन में ये जो स्टेप 1 है आयनाइजेशन वाला, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और स्लो स्टेप है। जैसा कि E1 में था, याद करो, ऐसा ही हुआ था कुछ। अब सर यहां पर जो इंटरमीडिएट बनाए वो इंटरमीडिएट बनाए कार्बोकैटायन। और अगर कार्बोकैटायन बनाए तो जाहिर सी बात है कि रीअरेंज हो सकता है। इतना तुम अब समझ गए हो। क्यों बेटा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। देखो डरने घबराने की जरूरत नहीं होती, चीजें बिल्कुल सेम है। और कल से एक मामला और स्टार्ट कर देंगे। जो नेम रिएक्शंस हैं वो नेम रिएक्शन मैं यहां पे जो जो पढ़ाता जाऊंगा उसके जो भी PYQ आए हैं एग्जैक्टली उसी पर वो कराते जाएंगे, तो उससे कंफर्म होता जाएगा मामला कि क्लास में उतना टाइम नहीं होता है यार। देखो बात समझना, तो वो ऑनलाइन रोज का रोज कराएंगे तो बन जाएगा मामला। और भी चैप्टर्स का कराएंगे। अब ये बताओ कि जो कार्बोकैटायन बना इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और अगर sp2 है तो इसका मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर है। ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है मामला। और ट्राइगोनल प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। अब इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, सुनना। रीअरेंजमेंट कराना हो तो करा लो, स्लोएस्ट स्टेप है, दुनिया भर की कहानी है। अब सर जब हमारे पास दूसरे स्टेप में अब रिएजेंट का काम शुरू होता है, वो न्यूक्लियोफाइल भेजेगा अटैक करने के लिए। अब ये तीनों बल्कि ग्रुप है R1 R2 R3, लेकिन अगर एक प्लेन में है तो जाहिर सी बात है, एक प्लेन में है तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो जब तक वो कार्बन को टच नहीं करेगा तब तक रिपेल नहीं कर पाएंगे। और अगर रिपेल नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर जाएगा। और दूसरी बात, हमारे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए अब कोई समस्या नहीं है, वो जिस तरफ से चाहे उस तरफ से अटैक कर सकता है। तो अगर वो जिधर से लिविंग ग्रुप निकला था उसी साइड अटैक किया तो रिटेंशन होगा, दूसरी साइड अटैक किया तो इन्वर्जन होगा। तो इसका मतलब है यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो मुझे इस तरीके से, अब मैं इसे अगर नॉर्मली लिखना चाहूं तो R1 R2 R3, और यहां मैं ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट लिख देता हूं, ये रिटेंशन है, सीधे सीधे दिख रहा है। दूसरा है बेटा R1 या R1 क्या, जहां था वहीं लिखते हैं,
ये R2 लिखो, पलटा हुआ नजर आए R1 R3 और यहां आ गया न्यूक्लियोफाइल। तो मेरे हिसाब से समझ पा रहे होंगे रिटेंशन और इन्वर्जन। क्लियर है मामला? ये वाला स्टेप जो होगा ये फास्ट स्टेप होगा, फटाफट मामला हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कार्बोकटाइन बना रहे हो, हैलाइड कैसा चाहोगे? जो स्टेबल कार्बोकटाइन बनाए, यानी हैलाइड तुम्हारी नजर में कैसा होगा? 3 डिग्री। देखो ये भर जाएगा, सुनते रहोगे तो सब समझ में आएगा और एक एक चीज पकड़ में आएगी। 3 डिग्री होगा तो अच्छा होगा, अगर 1 डिग्री होगा तो हम कार्बोकटाइन बनाने क्यों ले जाएंगे? सीधी सी बात है। दूसरी कहानी, अगर मैं तुमसे कहूं तो यहां पर अगर कायरल कार्बन मौजूद है, बात को सुनना, रिटेंशन और इन्वर्जन अलग अलग बातें हैं। सेम जगह जुड़ा तो रिटेंशन, अपोजिट जुड़ा तो इन्वर्जन। चाहे बल्कि ग्रुप सेम हो या अलग अलग हो, नाम तो यही यूज होगा। लेकिन अगर कायरल कार्बन है तो क्या ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होंगे? और अगर एनेंशियोमर होंगे तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर एक बाबूजी डेक्स्ट्रो हैं तो दूसरे क्या होंगे? लेवो। यही तो होगा, बोलो बेटा। तो अगर एनेंशियोमर बने हैं तो 100% यहां क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर बनेगा, यानी क्या होगा? रेसिमाइजेशन होगा। यानी रेसमिक मिक्सचर यहां बनता है। अगर आपने एल्किल हैलाइड ऐसा लिया जो पहले से बेटा क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो रेसिमाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, ये टर्म हटा लेंगे, इन्वर्जन रिटेंशन टर्म रहेगा। क्या ये बताओ, परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन हमेशा परसेंटेज ऑफ रिटेंशन से ज्यादा रहेगा? ये बात समझ पा रहे हो? क्यों मालूम है? होता क्या है, जब हम आयनाइजेशन कराते हैं तो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए लेते हैं कि हमारे सॉल्वेंट में H+ और एनायनिक पार्ट होगा और वो इसके अंदर प्रेजेंट प्लस और माइनस को अलग अलग जगहों पर रखे रहेगा, यानी उनके से घिर जाएगा, तो उन दोनों को क्या कर देगा? अलग अलग कर लेगा। लेकिन सर कितना भी अलग अलग कर ले, ये बात तो कंफर्म है कि जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल का उस तरफ आने का चांस हमेशा दूसरी तरफ अटैक करने से कम ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी कितना भी दूर चला जाए इंतजार तो कर ही रहा होगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन, ऐसे मान लो 55% इन्वर्जन होगा तो 45% रिटेंशन होगा। क्यों? मौका दोनों तरफ है, लेकिन परसेंटेज में कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। बच्चे को जैसे ही बताया जाता है दोनों तरफ अटैक कर सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो उसके मन में आता है कि 50-50% होगा। अगर जैसे ही थ्योरी में बताया गया रेसमिक मिक्सचर है तो उसने कहा 50-50% है तो रेसमिक है ना, एक 55 है दूसरा 45 है, तो रेसिमाइजेशन के लिए इक्विमोलर मिक्सचर होना चाहिए। तो किसी ने कसम थोड़ी दी है, एक 45 है दूसरा 55 है तो 45 वाला पूरा खपेगा और 55 वाले का 45%, तो 45 और 45 मिलकर 90% क्या हो जाएगा? रेसिमाइजेशन। 10% बच जाएगा, क्या दिक्कत की बात है उसमें? तो इसका मतलब याद रखना, SN1 में भी परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन ऑलवेज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ रिटेंशन। क्लियर है मामला? मामला पकड़ में आता है कि नहीं आता है? हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या हो जाएगा? sp2, क्योंकि बॉन्ड की क्या हो गई है? ब्रेकिंग। अब ये बताओ, अगर अलग अलग करना है तो सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर प्रोटिक। सुनते जाना बात को। लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए? अलग अलग हैलाइड अगर लिए तो फिर हम डिग्री की बात नहीं करेंगे, कार्बोकटाइन बनाने की बात नहीं करेंगे, पहले तोड़ के अलग करें। तो इसका मतलब I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-। क्या बात समझ में आती? उसके बाद अगर हम बात करेंगे, पूछा जाएगा कौन सा हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा? भाई साहब, जो हैलाइड ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? बना लीजिए, इसी पे लिखा ना, वही मेन बात है। 2 पॉइंट बस मेन थे कि इन्वर्जन और रिटेंशन में परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन अभी भी किससे ज्यादा है? परसेंटेज ऑफ रिटेंशन से। रीअरेंजमेंट हो सकता है, कार्बोकटाइन बनेगा।
अच्छा, इसमें भी कोई पूछे कि हमारा एल्किल हैलाइड क्या करना पसंद करेगा, मतलब उस पर कैसा अटैक, तो बोले SN2 कराओ, ज्यादा बढ़िया, एक ही स्टेप में खेल खत्म कर दो। डिपेंडेंसी इस बात पर होती है, दो रास्ते चलने के हैं, अपन किस पे जा रहे हैं ये डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हमें कौन सा रास्ता सुटेबल दिखता है। अगर मेरे पास 3 डिग्री या बल्कि ग्रुप का हैलाइड है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल अभी अटैक नहीं कर सकता, इसलिए हमें पहले तोड़ के अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक बात है ना? केवल और केवल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, यानी इसीलिए यूनिमॉलिक्यूलर है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है। यही सब बातें लिखा देंगे। और रेसिमाइजेशन से धोखे में मत आना, ध्यान रखना इन्वर्टेड प्रोडक्ट का परसेंटेज रिटेंशन वाले प्रोडक्ट से हमेशा ज्यादा रहेगा, चाहे 1% ज्यादा हो, है ना? बराबर तो कभी बन ही नहीं सकते। जल्दी गुरु, फटाफट उतारो, मेन सवाल पे आना है इन पे, और मेन SN2 है उसको थोड़ा देखना है, और फिर NCERT का वो पैराग्राफ पढ़ना है जिसके लिए किताब मंगवाई है आज। चलें हटाया जाए, बोलिए, हेडिंग डालिए SN1 मैकेनिज्म के लिए कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? पहला, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बोले क्योंकि अपन लोग जर्नलाइज करके चल रहे हैं, हर बार हैलाइड ही से निकले ये जरूरी नहीं है। सबस्ट्रेट की पावर 1, या इसी को और करके लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड लिया है तो एल्किल हैलाइड की पावर 1। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 1 होगा। मॉलिक्युलरिटी पहले ही बता दी है, यूनिमॉलिक्यूलर है, चाहो तो लिख लो मॉलिक्युलरिटी 1। मॉलिक्युलरिटी 1। तीसरी बात, क्या ये बताइए इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बनता है वो R+ बनता है, यानी कार्बोकैटायन, और अगर कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहां भी अगर मैं बात करूंगा तो सॉल्वेंट कैसा चाहिए होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा रिएक्शन को। और इतने समझदार हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिनके पास H+ देने की क्षमता हो। वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, है ना? पांचवा पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। दो बातों पर निर्भर करेगी। हैलाइड अगर अलग अलग है तो लीविंग ग्रुप की लीविंग टेंडेंसी,
लीविंग टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप। और अगर हैलाइड सेम है, ज्यादातर केसेस में सेम देता है, तो देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है। छठा, अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इफ कायरल कार्बन प्रेजेंट, तो याद रखना है रेसिमाइजेशन होगा। रेसिमाइजेशन अकर्स। यहां समझ में आ रहा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो भी जल्दी देगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है तो देगा। 7वां पॉइंट, परसेंटेज ऑफ इनवर्जन प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन, और दोनों ही यहां बनेंगे, परसेंटेज ऑफ रिटेंशन। जो रिटेंशन से प्रोडक्ट बनेगा उससे परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगा। 8वां, कोशिश कर रहे हैं जो कुछ वो पूछ सकता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमीडिएट के लिए, जब इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या होगा, sp2। क्लियर है मामला। इतना मामला आपको हर हालत में पता होना चाहिए, इतने से पकड़ लोगे गुरु। तो SN1 देने के लिए बहुत क्लियर कट मामला है कि आपको याद रखना है हैलाइड में लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी अच्छी हो, और दूसरा है कि जो कार्बोकेटाइन बने वो स्टेबल बने। कल को अगर मेरे पास हैलाइड ऐसा है जो स्टेरिक हिंडर्ड है, तो इसका मतलब फिर वो SN1 ही देगा, SN2 की पॉसिबिलिटी नहीं। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें कुछ बातें एक साथ लिखा दे रहे हैं, नीचे लिखिएगा, more steric hindered reactant favor SN1 mechanism, favor SN1 reaction या SN1 mechanism, comma more stable carbocation formation, more stable carbocation formation favors SN1 mechanism, comma good leaving group also required for SN1 mechanism। ये नहीं बोलेंगे हमेशा SN1 है, लिविंग ग्रुप है तो अच्छा होना चाहिए, जल्दी टूटे, फेवर करेगा किसको, SN1 मैकेनिज्म को, क्योंकि SN1 SN2 टूटना जरूरी, जैसे E1 E2 में था, ठीक है ना। चलिए सर, एक सवाल कर दीजिए जरा फटाफट। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा मैंने जानबूझ के 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं बोला,
है ना, कि मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मोस्ट इजीली, मोस्ट इजीली बोल दो, या इसी सवाल को लिखने का तरीका है मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1, मोस्ट इजीली गिव्स SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म। पहला ऑप्शन है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तीसरा है CH3 CH3 CH3Cl, और चौथा है एक झटके में आंसर बता दोगे, जानबूझ के रखा है सवाल जो रटे बैठे रहते 3 डिग्री वाला होता है। बोलो यार, स्टेबल कार्बोकैटायन, बात पकड़ में आती है तो अपन रट के क्या करेंगे, अब बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब मैकेनिज्म कौन सी है, SN1, इसका मतलब Cl हटाया प्लस आया और ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से ये भाई साहब एरोमेटिक हो रहे हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड या आयन बन रहा है, इसका मतलब है ये आसानी से देगा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, यानी कि सबसे पहले तो यही देगा। अच्छा, अगर मैं पूछता रिएक्टिविटी ऑर्डर, अब तो मैं इसी में खेल सकता हूं ना, बोलो जरा। तो SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 4, फिर 2 आएगा क्योंकि एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ये भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, उसके बाद 3 आएगा और 1 आएगा। क्या 1 के लिए अपन बोलेंगे नहीं देगा, बोलो भैया, सीधे सीधे लिखो, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन है, Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कभी SN1 नहीं देगा। ठीक है सर। अगला लिखिएगा, मिनिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, मिनिमम रिएक्टिव। पहला ऑप्शन बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर है CH2Br, दूसरा है बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर है CH2Br सिंगल बॉन्ड Cl, तीसरा है CH2Br सिंगल बॉन्ड NO2, चौथा है CH2Br सिंगल बॉन्ड CH3। क्या साफ समझ में आ रहा है? अपन मार्क करेंगे SN1 को और देखेंगे हर तरफ हैलाइड सेम है, हैलाइड सेम है तो लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी से कोई मतलब नहीं है, यानी हमसे पूछा गया मिनिमम रिएक्टिव,
तो हम बोलेंगे हमारा R प्लस जो होना चाहिए वो सबसे लेस स्टेबल वाला ढूंढना है। तो साफ समझ में आ रहा है कि अगर यहां से Br हटा, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, तो NO2 क्योंकि पैरा पर लगा है, इसका -m इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा, और बढ़ा रहा होगा, यानी इसे हाईली अनस्टेबल कर रहा होगा। तो ये जल्दी से SN1 देने वाला नहीं है। ऑर्डर बता दो जब कर ही रहे तो, क्या इनका हाइपर कंजुगेशन है प्लस? बोलो भैया। और अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन? 4। उसके बाद 2 नहीं आएगा सर। 2 में याद रखना है कि अगर मैं बात करूं तो +m और -i में ज्यादा कौन है? -i। तो नेट में डीएक्टिविटी करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा ही, चाहे थोड़ा सा ही बढ़ाए, यहां जितना है उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब 4 के बाद कौन आएगा? 1। 1 के बाद कौन आएगा? 2। और सबसे बेकार तो 3 है। चला जाए तो SN1 आपके सामने है, आपको ध्यान रखना है। इवन के जैसा ही है, कोई समस्या नहीं है। सॉल्वेंट के रूप में अगर कभी वाटर दिख जाए, अल्कोहल दिख जाए, आंख बंद करके SN1 करा देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से भी पहचाना जा सकता है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। चला जाए, हटाएं। अगला डालिए हेडिंग SN2 मैकेनिज्म। देखना भैया, SN2 मैकेनिज्म में जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना, तो हम एग्जाम्पल भी 1 डिग्री हैलाइडी लेंगे। RCH2X क्यों लेंगे? ज्यादा स्टेरिक हिंडर्ड जब देता ही नहीं है तो क्या लेंगे? RCH2X। तो कायरल कार्बन वाला कोई चांस ही नहीं है यहां पे। बात ही नहीं समझे। अब एक कायरल कार्बन लोगे तो बल्कि ग्रुप लगाओगे तभी तो 3 डिग्री बनेगा, और जाहिर सी बात है SN1 कराओगे, फिर SN2 क्यों कराओगे? तो SN2 में याद रखना है कैसा चाहिए? लेस स्टेरिक हिंडर्ड। तो मैंने यहां पे वो लिया है जो पसंद करता है E2 को और SN2 को। 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड लिया, रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई, कहानी वही है। इसका न्यूक्लियोफाइल जो होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और X यहां पर लीविंग ग्रुप के तरीके निकल जाएगा। बात को समझिएगा। तो जब ये काम हो रहा होगा तो उस समय, मतलब यहां चाहे तो पहले प्रोडक्ट लिख दे। अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा NuCH2 और R, यानी सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिखेगा? इन्वर्जन। रिटेंशन नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी। क्लियर है मामला? मैकेनिज्म देखिए, E2 वाला याद रखिए, बस ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास RCH2X है, और रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने के लिए। अब बेस नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे बार बार। तो न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने के लिए, तो कुछ नजारा ये है। न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप जा रहा है, उस पर भी माइनस होगा। बात समझिएगा। और यहां बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन
स्टेट। जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है और लीविंग ग्रुप जो जा रहा है, दिख ही रहा होगा, अप्रोच कर रहा है ये कार्बन को और ये बाहर जा रहा है। एंगल 100% 180 डिग्री होना चाहिए, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। दुश्मन है ना एक दूसरे के, तो इसका मतलब धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा है, धीरे धीरे यहां बॉन्ड टूट रहा है और न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा है। यहां फॉर्मेशन हो रहा है, यहां डिसोसिएशन हो रहा है। क्लियर बात। जिस समय ये काम हो रहा होगा उस समय कार्बन का साथ केवल यही 3 बॉन्ड दे रहे होंगे। अगर कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारा खेल है, लेकिन याद रखना 3 ही प्योर बॉन्ड बने होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। दिखने में लग रहा है स्टेप, असलियत में यही है। जब ये सारी कहानी हो जाएगी तो और करके लिख दे तो ज्यादा बेटर है। फाइनली हमको नजर आएगा क्या कि हमारा न्यूक्लियोफाइल उस जगह पर आया है जहां से लीविंग ग्रुप नहीं था, उसके जस्ट अपोजिट पोजीशन से। तो हमें यहां पर इन्वर्जन ही मिलेगा, कोई रेशमाइजेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या ये बताओ सारी बातें 2 चीजों पर निर्भर कर रही हैं। एक तो कम स्टेरिक हिंडर्ड होगा तभी कराओगे। क्या ऐसी सिचुएशन में लीविंग ग्रुप की लीविंग टेंडेंसी मेजर फैक्टर है? अगर अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। क्लियर है मामला, एक स्टेप में काम हो जाता है। इतना ही है, अब इसको बढ़ा चढ़ा के हम कितना भी बताएं। सॉल्वेंट कैसा चाहिए, एल्किल हैलाइड ना टूटे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। अगर रिएक्शन करानी है तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी हाई चाहिए, बढ़िया लीविंग ग्रुप चाहिए। बोलो सर। और ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो जिस टाइम पर लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है उसी टाइम पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होता है। और हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है। अपोजिट जुड़ा है इसलिए कंप्लीट क्या मिलता है, इन्वर्जन मिलता है। रिटेंशन प्रोडक्ट की कोई जगह यहां पर नहीं है। याद रखना, बगल में लिख लो, रिटेंशन प्रोडक्ट के बारे में अगर कभी कुछ पूछे तो कोई संभावना नहीं है, कोई रिटेंशन नहीं, बिल्कुल जरा सी भी मतलब वो मत दिखाइएगा संवेदना कि नहीं भाई थोड़ा बहुत बनेगा। कुछ नहीं बनेगा भाई, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं, है ना। तो अब ये बताओ क्या दोनों आदमी मार्केट में आ चुके हैं? अब रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल आ गया और हैलाइड भी आ गया। तो लिखिएगा पहला पॉइंट बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यही जगह है तो यही लिख देता हूं। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की पावर 1 यानी ऑर्डर 1 और एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की पावर या कंसंट्रेशन 1। अगर चाहें तो इसी को हाइलाइट के टर्म में लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से समझ में आ रहा होगा दोनों के लिए 1-1 ऑर्डर है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। इंटरमीडिएट में लिखिए ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, नीचे लिखो इंटरमीडिएट इज ट्रांजिशन स्टेट, सो नो रीअरेंजमेंट अकर्स या पॉसिबल, सो नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट होने की संभावनाएं नहीं है। नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल।
ठीक है ना। रिएक्टिविटी किस बात पर निर्भर करेगी? रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों भैया? न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर आसानी से अटैक कर पाएगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, अगर लिविंग ग्रुप सेम है तो, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस है। इसे दिक्कत स्टेरिक हिंड्रेंस से है, गिरा होगा तो अटैक नहीं हो पाएगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द रिएक्शन या फेवर्स द मैकेनिज्म। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द SN2 मैकेनिज्म। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हमारा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगा। यानी कि एक भाई साहब है वेल्डन, उनके नाम पे इसे कहा गया वेल्डन इन्वर्जन। तो पूरी बात लिखिएगा, इन SN2 मैकेनिज्म वेल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, ओनली प्रोडक्ट, यानी यही बनेगा, रिटेंशन नहीं होगा। वेल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। नीचे लिखना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, इसी का पॉइंट है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस because nucleophile attack, because nucleophile attack backside to the leaving group, backside to the leaving group, leave, जहां लिविंग ग्रुप लगा है उसके अपोजिट साइड या बैक साइड जाएगा। ब्रैकेट में एंगल लिख लो 180 डिग्री, एक दूसरे के जस्ट उल्टा। ठीक बात है। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई समस्या है नहीं। अच्छा ये बताओ, सुनना बात को बड़े अच्छे से, अगर मुझे SN2 मैकेनिज्म करानी तो क्या रिएक्टिविटी जो होगी, पहले वो लिखते हैं ना जो तुम्हें पसंद है, हैलाइट की, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, कम स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, यही तो है। यहां तक कोई समस्या तो है नहीं। तुरंत एक सवाल दाग दो, मैक्सिमम रिएक्टिव, 2 वर्ड्स, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है ना। देखिएगा सर, CH3 CH2 Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तीसरा है CH3 CH CH3 Cl। अगर मैं Cl की जगह Br कर दूंगा तो खेल पलट जाएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे आ जाएगा सवाल, है ना। चौथा ये आंसर बोलिए।
भाई वो कराए ना जहां तुम फंसोगे। अब हम तुम्हें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में देंगे तो तुम तो खुद ही देख लोगे, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, बॉन्ड टूट रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, ना पूरा बना है ना पूरा टूटा है, तो चार्ज तो प्लस आ ही रहा होगा। और अगर आ रहा है तो ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। अब उसने जब बोल दिया SN2 तो SN1 के बारे में तो नहीं सोचना है। अब खुद सोचो, क्या 1 डिग्री है तो न्यूक्लियोफाइल को दोनों में अटैक करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। कौन सा कार्बन खुशी खुशी ये काम करेगा? सेकेंड वाला। दोनों 1 डिग्री आ गए। रीजन, क्योंकि कुछ तो स्टेबिलिटी मिल ही रही है ना, कंजुगेशन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पगलाना नहीं, यहां पहले ही SN2 बोल देगा वो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए आंसर क्या होगा? सेकेंड पार्ट। रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये कार्बोकैटायन, नहीं बन रहा है पूरा, कोई बात नहीं, पार्शियल चार्ज भी आएगा तो सपोर्ट बगल से मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जाहिर सी बात है कि वहां पर उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन लगे हैं। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? सेकेंड पार्ट। फंसा देगा तुमको वहां पे, ध्यान रखना, क्योंकि तुम रट के बैठे हो क्या कि कार्बोकैटायन हम तभी बनाएंगे जब SN1 कराएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। कार्बोकैटायन यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर तो SN2 में भी आता है। बॉन्ड तो तोड़ ही रहे हो, तो कहां पे ज्यादा स्टेबल है वो? सेकेंड वाले। क्लियर है मामला? लेकिन अगर मान लो यहां पर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस कर देता तो फिर मैं इसको कंसीडर नहीं करता। दोनों 1 डिग्री हैलाइड है, इसलिए रेजोनेंस वाला लिए। नीचे लिखो, फॉर SN2 मैकेनिज्म partial positive charge also develops on carbon. Partial positive charge also develops on carbon. So in option 2 is more favorable with respect to option 1 for SN2 mechanism. For SN2 mechanism. क्लियर है मामला? हाँ, पगलाना नहीं भैया। अच्छा तुम सोचोगे इसका माइनस आई लग रहा है, बात समझे? हाँ, गड़बड़ा जाएगा, देखे रहना, चला जाए। बात समझ में आ रही है? अगली कहानी देखो, अगला लिखो, कौन SN2 नहीं देगा? बिल्कुल रट लो। कौन SN2 नहीं देगा? एरिल हैलाइड, मतलब वही SN1 SN2 दोनों, तो अभी SN2 की बात कर रहे हैं। एरिल हैलाइड। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है? हेलोजन, तो ये हेलोजन रेजोनेंस में है, एरिल हैलाइड। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, कभी भी SN2 देने वाला नहीं है। तो अगर ये नहीं देगा तो इसका छोटा भाई विनाइल हैलाइड, वो भी नहीं देगा, अभी पीछे किया है हम लोगों ने। विनाइल हैलाइड, यानी इनको देखकर ही बाहर कर देना, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, एल्किल फ्लोराइड नहीं देगा। नहीं समझे? वहां पे तुम प्रोडक्ट बना ले जा रहे थे, ये SN2 नहीं देगा। उसका रीजन, पुअर लिविंग ग्रुप। जब ये जाना ही नहीं चाह रहे हैं
तो कहां वो अटैक कर जाए? पुअर लिविंग ग्रुप देगा ही नहीं फ्लोराइड वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई चांस नहीं है। ब्रिज कार्बन वाले जो है वो तो वैसे ही तुम्हें मालूम है, ब्रिज पोजीशन पर अगर हैलाइड लगा है तो नहीं देगा। बना लीजिए, ब्रिज हैलाइड वाले कभी नहीं देंगे। क्यों? ब्रिज पोजीशन पर एक तो चारों तरफ से घिरा है, चार्ज अनस्टेबल है, तो ये SN1 भी नहीं देगा, ऐसे समझो। अरे बोलो भैया, वही इवन से कोरिलेट कर लो यार। और एक यार इनको संभाले रहना जरा, मान लो यहां CL है, ये SN2 नहीं देगा। तुम्हारा मन करेगा 1 डिग्री हैलाइड है, याद रखना ये तो बल्कि है ही, ये पूरा सूमो पहलवान है, यानी सूमो ग्रुप। समझ गए? सूमो पहलवान देखे हैं तुमने जापान वाले? बस वैसे ही है ये। तो ये CL के बगल में अगर ऐसे बैठे हैं तो न्यूक्लियोफाइल बेचारा अटैक नहीं कर पाए। तो यह दिमाग मत लगाना कि नहीं सर थोड़ा सा तो देगा, नहीं, थोड़ा भी नहीं देगा। नीचे लिखना, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे बड़ा इंपैक्ट है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है तो SN2 की कोई संभावनाएं नहीं है। ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई समस्या नहीं। नीचे लिखिएगा लीविंग ग्रुप, हेडिंग डालिए लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप दुनिया भर की कहानी है। निगेटिव चार्ज को जो होल्ड कर लेगा आराम से निकल जाएगा। कहा जाता है जिसका साइज बड़ा होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अपन चक्करी में नहीं पड़ रहे। 3 होते हैं क्या? गुड लिविंग ग्रुप, अच्छे बच्चे, मॉडरेट लिविंग ग्रुप, ठीक ठाक लोग, और तीसरा पुअर लिविंग ग्रुप। 3 भागों में बांट लीजिए। कंफ्यूजन ही खत्म कि सर किसको ज्यादा माने किसको कम माने, सारा बवाली खत्म कर देंगे। 3 भागों में बांट दो, बनाओ। नशा नशे में होगा है? हाँ ऐसे बैठे। गुड लिविंग ग्रुप, इससे पढ़ रही हैं ये। क्यों इससे पढ़ रही हो तुम? था तो रहे, अलग अलग कहानी चल रही है तुम लोगों की। चलें सर, अब सुनना। अगर कोई मॉलिक्यूल है, क्या है, और मॉलिक्यूल के रूप में निकल जा रहा है तो उससे अच्छा लिविंग ग्रुप कोई दुनिया में नहीं। तो N2 वाटर और एल्कोहल, ये राजा बेटा है। अगर कहीं से निकल रहे हैं तो ये सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप है। इनमें भी अगर तुम कभी फंस जाना तो N2 सबसे बढ़िया, क्योंकि अगर गैस की फॉर्म में कोई निकल रहा है तो सबसे अच्छा है, फिर वाटर है, फिर एल्कोहल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, हाइड्रोजन से सपोर्ट उतना मिलना नहीं है, R एल्किल है, प्लस I से उस चार्ज को कम करेगा। तुम चाहते हो कम ना हो, पूरा निकल जाए, तो इसलिए N2 फिर वाटर फिर एल्कोहल। बना लो, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप N2 है। वो ये तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन ये देखे रहना है ना। हाँ, इनमें अगर कभी ऑर्डर आए तो
इसके बाद फिर यहां अगर हम लोग बात करें तो नाम लिखते जा रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, O माइनस कौन है, एसीटेट आयन। देखो एक बात सुनना, कुछ चीजें क्या होती है ना, पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीजें इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप मानसिक स्तर पर कितने मजबूत हैं। जब आपने पूरी जैसे पढ़ लिया अब आपने, तो आपके दिमाग में क्या चलता होगा, रेजोनेंस सबसे ज्यादा होता है, ये होता है। मैंने आपसे शुरुआत में जब पढ़ाई थी ऑर्गेनिक शुरू किया, तो मैंने तुमसे बोला था कि तुम भूल जाओगे समय आने पे, आयन हमेशा अनस्टेबल होता है और मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होता है। तो कोई भी चीज अगर आयन की फॉर्म में निकलेगी तो उसे कहीं ना कहीं किसी से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके वो स्टेबल हो। तो इसलिए एनायन वाले कोने में कर दिए अपन। क्लियर है मामला। फिर तुम ये बोलो, एनायन में क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, इसलिए ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अच्छा मतलब मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, यानी कि ठीक ठाक है, इतना बुरी निगाहों से नहीं देखना है इसको, ठीक है ना। ये भी, ये सबसे अच्छे हैं, ये ऐसे मान लो ये अच्छे हैं, और ये बिल्कुल लल्लू टाइप वाले होंगे। तो यहां आते हैं, एक तो ये हो गया। इसी में अगर मैं यहां CF3 लगा दूं, क्या लगा दूं, तो और मजा आ जाएगा। क्या ये बताओ, नेगेटिव चार्ज एक तो रेजोनेंस से कम कर रहे हैं, और दूसरा CF3 माइनस आई से कम कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। रेजोनेंस याद रखना, चार्ज को खत्म नहीं करता है। क्लियर है मामला। बस वो OH वाला अलग था मामला। इसका नाम लिखिएगा ट्राईफ्लोरो एसीटेट, ट्राईफ्लोरो एसीटेट। यहां झटका लगेगा आपको, इसलिए लगेगा ना क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहानी है। जैसे मान लो CH3 डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस बनाइए सर, CH3 S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस। इसका नाम लिखिएगा मैसिलेट आयन। और मैं ये नहीं कह रहा हूं रटो, अब लोग इनको क्या रट लेते हैं दिखाने के लिए कि भारी भरकम है, तो कहते हैं बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है। हाँ, इनसे कम आयन है, बस फर्क इतना है, ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। क्लियर है मामला। तो जहां भी होंगे निकल लेंगे। इसी में अगर लिख दें CH3 की जगह F, तो CF3, इसे बोलते हैं ट्रिपलेट आयन। क्या नाम देंगे, ट्रिपलेट। एडवांस एडवांस में सब इन्हीं से काम होगा, बड़ी मोहब्बत है उनको इनसे। ट्रिपलेट आयन। अगर बेंजीन रिंग है, इन्हीं की बात कर रहे हैं यार अब, है ना, ब्लैक से जो लिख रहे हैं वो सब। अगर बेंजीन रिंग है और यहां पैरा पोजीशन पर लगा है मेथिल, और यहां लगा है SO3 माइनस, ये है सर टॉसलेट आयन है। क्या है सर, टॉसलेट। नाम लिख लीजिए, दिख भी रहा होगा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, बोलो सर। और इसी को हम लोग OTS से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो लिख लो सिंगल बॉन्ड OTS। अगर बेटा इसी में यहां NO2 लगा दे और यहां पर डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव बॉन्ड होगा ये O माइनस। वैसे अगर बात करें तो ये गलत है, एक एरो गायब करना पड़ेगा। ये है साहब, एक जगह नॉर्मल NO2 लगा है और एक जगह N से NO2 माइनस है। तो जब हम NO2 माइनस लेंगे तो जाहिर सी बात है, 4 वैलेंसी है तो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसकी बात करेंगे तो इसे नोजलेट बोलते हैं, नोजलेट आयन, नोजलेट।
पुअर की अगर बात करें तो कभी किसको निकालने का प्रयास मत करना, CH3 माइनस F माइनस, ये दोनों क्या है, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। अच्छा ClBr अब कितने लिख दें, Cl माइनस Br माइनस I माइनस OR माइनस, ये सब मॉडरेट में आ जाएंगे, है ना। ये सब मॉडरेट में, चाहो तो लिख लो Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ब्लैक से लिखे मॉडरेट है। अगर कभी कंपेयर करने के लिए आए तो याद रखना, जो निगेटिव चार्ज को आसानी से होल्ड कर ले जाएगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। न्यूट्रल वाले अलग ही हैं, इसलिए आप बार बार डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पढ़ेंगे, N2 बार बार बाहर होगा, वो रिएक्शन फटाफट होगी, ठीक है ना। अब ये जो तुमने SN1 SN2 की कहानी पढ़ी है, इसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। आइए सर, हटाया जाए। तो अब हम लोग अचानक से कूद के पहुंच जाएंगे एल्किल हैलाइड पर, हेलो एल्केन हेलो एरीन पर। चैप्टर नहीं है ना सर, बता तो रहे, अब ये आया है तो धीरे से वहां आ जाएंगे, और थोड़ा सा और हिम्मत करेंगे तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बोलो भैया, सब NSR ही तो है, तो चैप्टर वाइज पढ़ा के कोई मतलब नहीं है यार। ये बताओ, क्या वहां पढ़ते थे अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लिए, वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, NSR, तो NSR से ईथर ही बनेगा। एक बार NCERT निकालो जरा, लाए हो? जो नहीं लाए वो मौज काटे, एक आदमी कोई दो। नहीं लाए हो, बहुत अच्छे, फिर तो अगले साल लाना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और क्या, लाए हो तो इसी साल काम हो जाएगा। ये तुम देखो, लिए रहो, देख तो ले कितने लोग लाए। देखिएगा सर, एक बात हमको सिर्फ इतना बता दो, हमने एल्किल हैलाइड लिया, हम तुम्हें क्या दिखाना चाह रहे हैं उसको समझो। हमने एल्किल हैलाइड लिया और हमने यहां कुछ भी लिया और रिएजेंट, बात को समझना, अगर उसके पास न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है तो आप कहोगे देखो सर, आप इसको बदलते रहो, उससे कुछ नहीं होना है। आप हर समय एक ही काम करते नजर आओगे, चाहे आप SN1 से करो चाहे SN2 से, X को बाहर कर दोगे और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट लाके यहां पर जोड़ दोगे। दिल पे मत लेना कि रिटेंशन है, लिखने का तरीका है तो नॉर्मल लिख दिया है। इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करा रहे हैं, NSR। अगर रिएजेंट ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकता है, यही तो मतलब होगा। इसमें कोई समस्या हो तो बता दो, साइड में बना लो, कॉपी के नए पन्ने पर लिखो। नए पन्ने पर लिखो। अभी देखो जो तुमने पढ़ा है तुमको मजा ना आ जाए तो बताना, अगर तुम बात पकड़ लोगे तो, वरना देखो मैं चाहूं तो तुम्हें एक एक करके रिएक्शन पढ़ाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, तुम ना कभी जान पाओगे ना समझ पाओगे। जो समझना है तुम यही समझ लोगे। ये समझ में आता है सबको, यही करेंगे बार बार। और हम जर्नलाइज कर रहे हैं, मतलब हम कुछ लिख नहीं रहे। अच्छा ये बात सुन लो,
यहां जब भी मैं रिएक्शन करा रहा हूं, यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये X किसकी तरीके निकल जाएगा, यानी कि मैं यहां पर बेंजीन के ऊपर हेलोजन नहीं मान रहा हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन नहीं मान रहा हूं। बात समझ में आ रही है? चलो आओ भैया, ये हमने लिया एल्किल हैलाइड, पहली रिएक्शन बनाई और हमने कहा यार मान लो LiAl H4 ले लिया। क्या ले लिया? LiAl H4। दूसरा हमने कहा यार मान लो NaBH4 ले लिया। क्या ले लिया बेटा? NaBH4। बोले यार हमने ले लिया PH3SnH ले लिया। ये 3 आदमी ले लिए। तो ये बताओ इन तीनों के पास क्या देने की क्षमता है? इनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है? H- है। तो अटैक करेगा, X निकल जाएगा। तो ये सारे लोग मुझे क्या बना के देंगे? RH। एल्केन में नहीं बोलूंगा क्योंकि वो कैसा वाला एल्किल है ये पता नहीं है। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बनाइए सर पहला। हाँ इसे ही बनाना है। R Na R Li R2 CuLi, याद हो तो जिलमेंस रिएजेंट है, और R MgX और R2Zn। मान लो इतने सारे हैं अलग अलग प्रकार के। बात समझना, सभी लोग मेटल के साथ लगे। किसके साथ लगे? तो क्या ऑर्गेनोमेटेलिक है, यानी सबके पास क्या है? R-। देखो वो चीज डेवलप करो जो मेन वहां काम आएगी। तो ये बताओ ये R- अटैक कर जाएगा और R सिंगल बॉन्ड R टाइप का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। NaI एसीटोन। जो बहुत जानकार आदमी है उनका दिल रखने के लिए, एसीटोन है तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो जाहिर सी बात है कि SN2 मैकेनिज्म कराना, अगर तुम्हें बड़ा उसका वो है तो। एसीटोन CH3 COCH3, कोई H+ देने की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा? पोलर अप्रोटिक। DMF क्या है? डाइमेथिल फॉर्मामाइड। पोलर अप्रोटिक, सीधा सा मतलब है। पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, अप्रोटिक मतलब H+ किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली जुड़ा ना हो। क्या ये बात समझ में आती? तो उतने पे नहीं जा रहे। आप मुझे बताइए क्या ये Na+ और I- है? I- चला जाएगा, R I बन जाएगा। 2 रिएक्शंस हैं, एक है फिंकलिस्टीन रिएक्शन और एक है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या आयोडाइड अगर बनाया जा रहा है तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, बोलिए सर, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। इससे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। फिंकलिस्टीन रिएक्शन। अगर हम प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं? आयोडाइड। चिंता ना करो, शांति मिलेगी। AgF ऑब्लिक DMSO, डाइमेथिल सल्फोनिल ऑक्साइड। क्या ये बताओ अब हम F- का अटैक करा रहे हैं, यानी कि फ्लोराइड बना रहे हैं, तो RF बनेगा, यानी एल्किल फ्लोराइड बन रहा है, नाम होगा
स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या नाम होगा? स्वार्ट्स रिएक्शन। वहां एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो AgF, COF2 इस तरीके से, तो वो फ्लोराइड जनरेट करते हैं F- के रूप में। मेटल के साथ फ्लोराइड होना चाहिए, बस इतना याद रखो। ठीक है ना? RONA, सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, O- से अटैक हो जाएगा, ROR। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो करा रहे हैं ना सब। इसी में ईथर बना दिए तो विलियमसन आ गए क्रेडिट लेने के लिए, और उन्होंने कहा भाई इसको हमारे नाम से जानो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब सुनना, इधर देखो, एक झटके में खेल खत्म कर देंगे, 1 सेकंड में। इसीलिए कह रहे एनसीईआरटी लाओगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें पढ़ाता भी जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा। अब सुनना यार, अगर मेरे को ईथर बनाना है तो ये जो RO- है, ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल के साथ खतरा है। वो साला न्यूक्लियोफाइल भी है और वो बेस भी है। वो अटैक कर गया तो ठीक, नहीं कर पाया तो, अगर वो अटैक नहीं कर पाया तो वो बेस की तरीके H+ निकाल के चल देगा। बोलो सर। तो अब कहा यह गया कि अगर मैं तुमसे पूछूं तो एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए? लेस स्टेरिक हिंडर्ड। RO- न्यूक्लियोफाइल कितना भी ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल कितना भी ज्यादा बल्कि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहां अटैक कर जाएगा और ईथर बना लेगा। तो कभी भी आपको अगर बल्कि ईथर बनाना हो जिसमें टर्सरी ग्रुप लगाना हो तो क्या करना? टर्सरी हैलाइड लोगे या टर्सरी एल्कोक्साइड लोगे? टर्सरी एल्कोक्साइड लेना और हैलाइड हमेशा नॉर्मल वाला लेना। क्या बात समझ में आ रही है सर? यही है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लाए हैं जो लोग किताब, एक आदमी दे दो, लाओ कर ही ले। जो साले नहीं लाए उनसे क्या मतलब है? तुम बिटिया कैसे करोगे फिर? यहां तो पूरा साफ है मामला। सारा हम नहीं आ रही है, बोल बोल के रह गए, लेकिन हाँ लाओ एक दे दो, ठीक है। बाकी बैठो देखो, अगली बार से मत आओ, कोई दिक्कत नहीं हमको। लाओ बेटा दो, हमको मालूम है ना तुम 1 शॉट 2 शॉट 10 शॉट पढ़े रहो, पढ़े रहो 10 शॉट। और उसके बाद क्या कहेंगे पता है? वही मास्टर जो 1 शॉट 2 शॉट पढ़ा रहे हैं, वही क्या कहेंगे पता है? देखिए, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी पेज नंबर 189, पैराग्राफ 2। तुम कहो साले तुम पढ़ाए तो नहीं हो, क्योंकि जो चीज यहां से सीखी जा सकती है। अब आप आ जाइए अल्कोहल एंड ईथर में, और जिनके पास नई वाली एनसीईआरटी है वो सीधे पहुंचे गुरु उस पन्ने पे, ईथर वाले पे। ये मेरे पास ईथर वाला पन्ना खुल गया है, पेज नंबर 215 मिला सर। उसमें सबसे नीचे स्टार्टेड है विलियमसन सिंथेसिस। अल्कोहल एंड ईथर में जाइए, पेज नंबर 215 पे है। आपकी किताब पुरानी है तो आगे पीछे होगा। मिला? कुछ ना करो, पन्ना पलट दो बेटा, अल्कोहल ईथर में जाओ और पार करते जाओ। देखो अल्कोहल खत्म, ईथर शुरू। मिला नीचे विलियमसन ईथर सिंथेसिस? अरे बोलो यार, वहां देखो जरा क्या लिखा है, RX RO-Na+। क्या O- न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक किया, ROR बन गया। बोलो भैया, उन्होंने नीचे क्या लिखा? ईथर्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शरी may also be preferred by this method. The reaction involves SN2 mechanism, वो SN2 attack of an alkoxide ion on primary alkyl halide। सुनो, ईथर कंटेनिंग, ईथर में कंटेन कर सकता है कौन सा ग्रुप? 2 डिग्री और 3 डिग्री। एल्किल हैलाइड को लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अटैक कौन सा होगा? SN2। आओ जरा, क्यों बोल रहे हैं SN2, बात समझना। अगला एग्जांपल देखो, क्या लिखा है? CH3 बल्कि ग्रुप है। अरे बोलो, न्यूक्लियोफाइल बल्कि है तुम्हारा।
अटैक जिस पे कर रहा है वो 1 डिग्री है, चुपचाप अटैक करके देखो ईथर बना दिया, बीच में यहां जगह खाली है, वहां वो बना लो जिनके में नई वाली किताब है। बोलो भैया, तो इसका मतलब उसने क्या कहा, अगर तुम्हें बल्कि बनाना हो तो इसका मतलब बल्कि पोर्शन क्या लेना, न्यूक्लियोफाइल। कौन सा लेना, न्यूक्लियोफाइल। और नॉर्मल वाले पोर्शन से क्या लेना, हैलाइड। क्लियर है मामला। नीचे आए, उसने कहा देखो इधर, अगर तुम नहीं माने, अगली रिएक्शन आओ, पढ़ो नहीं बीच का मामला। अगर तुम नहीं माने तो क्या ये टर्सरी 3 डिग्री ब्रोमाइड लिए हो, अब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल है लेकिन ये अटैक नहीं कर सकता, और वो बोल रहा है विलियमसन कह के गए कि मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2, तो अपनी बुद्धि नहीं लगानी, SN1 करा दे, क्या नहीं कराना है भाई। अरे बोलो भैया, तो उसने कहा अब क्या होगा, उसने कहा अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये क्या है, बेस। तो यहां पर फिर खाली जगह है, हमारे वाले नए वाले वहां लिख लो डबल बॉन्ड, यानी अब उसने क्या किया, बीटा एलिमिनेशन। क्या किया, बीटा एलिमिनेशन। तो क्या इसने निकाल लिया यहां से। अरे बोलो यार, अब सुनो तो ये क्या बता रहा है, SN2 कराओ नहीं तो E2 कराओ। क्या इतने क्या औकात है, क्या कह रहा मालूम है, SN2 कराओ नहीं तो E2 कराओ। SN2 क्या करते हो, गए, लिविंग ग्रुप निकल गया, अंदर नहीं घुस पा रहे, कोई नहीं, बाहर बैठे रहो, अब तुम बन जाओ बेस। तो बेस क्या करता है, बीटा पोजीशन से H निकालता है, H निकालता है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, या वो H अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या जो लिविंग ग्रुप है वो तड़पने लगेगा और ट्रांजिशन स्टेट यहां भी बनेगी। तो चाहो तो वहां लिख लो E2 एलिमिनेशन। SN2 नहीं हुआ, अब क्या हुआ, E2 एलिमिनेशन। तुम ऐसे ही हमारा मुंह ताकते रहो, देखते रहो। हाँ, मोबाइल वाले मोबाइल में लिख ले, मोबाइल वाले मोबाइल में लिख ले। और सुनो, अब जो बोल रहे हैं नीचे की 2 लाइनें, इन दोनों एग्जाम्पल के बाद, इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है या नहीं है ऑक्सीजन पर, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, दे रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी अब ये क्या करेगा, ये एलिमिनेट करेगा, बेस की तरीके काम करे। एग्जाम्पल 7.6 डब्बे के अंदर बंद है। इसने कहा गुरु, ये खूब आया है तुम्हारे उसमें, इसने कहा अपने को ये बनाना है, बात समझो। तो इसने कहा एक रिएक्शन दे दी और बोला कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। पहला क्या लिखा है, द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर। देखो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको थोड़ी देर के लिए शांति प्रदान कर दें जरा। इन्होंने कहा देखो हमने ये लिया C2H5 ONA, तुम क्या चक्कर में पड़े हो कि तुमको वो पढ़ाएंगे SN1 कौन देगा, SN2 कौन देगा, वो तो तुम कर ही लिए। अब उसका यूज समझो ना, जिसके लिए पढ़े हो उसको। उसने कहा अगर हमने ये लिया और टर्सरी हैलाइड लिया और इसके साथ रिएक्शन कराइए, तो इसने कहा यार हमने ये लिख दिया गलती से, ये हमने लिख दिया है। अब उसने 2 बातें पूछी, उसने कहा ये रिएक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, पहले बताया, ये पेपर में नहीं बताएगा। उसने कहा ये बताओ अगर ये होगी तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये बनाना है तो यहां क्या बदलाव करना पड़ेगा। अब सर अगर ये है मामला, मेरी बात समझ में आती है, अगर ये है मामला तो देखना जरा, क्या ये बाबूजी अब बन जाएंगे क्या, बेस। समझ में आया, क्योंकि ये कौन सा हैलाइड है, 3 डिग्री। तो ये कहेंगे देखो अगर कराना है तो फिर आओ क्या कराएं, E2 एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में भी बता सकते हो कौन सा वाला होगा, E2 एलिमिनेशन। तो बोले अब हम क्या करें, E2 एलिमिनेशन करें। तो बोले अब हम क्या करेंगे, बोले अब हम कुछ नहीं करेंगे, बीटा पोजीशन से H निकालेंगे और यहां से Cl बाहर। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगी, एल्कीन। ये होगा हमारा क्या, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है मामला, यानी ये तो गलत है, ये तो कंफर्म है। अब उसने कहा नहीं, कसम खाए हो ना, इसी को बनाना है, कोई बात नहीं, एक काम बस ये करो, हैलाइड बल्कि नहीं लेना है। SN2 में दिक्कत क्या है, हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। तो बोले एक काम कर लो, जब ये बनाना हुआ करे तो अब से ध्यान रखना C2H5Cl लेना। बोलो
और उसकी रिएक्शन टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से करा देना, इसके साथ करा देना, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ये रिएक्शन गलत है, ये सही है, ये सही है। उतार लो, आने वाले समय में जो ऑर्डर बनाया है ऐसा ही सवाल बन के आएगा, ये गारंटी है। मतलब क्यों? बात ही नहीं समझे, मेरी बात सुनते जाओ, बात को गौर सुनना। यहां पर यह भी देखना है बेस, क्या शब्द यूज किया है, न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्गर बेस, और क्या E1 के लिए बेस वीकर होना चाहिए? अरे बोलो यार, इतना बढ़िया तुमको देखो, तुम अभी भी 3 डिग्री में फंसे हो। मैंने तुमसे क्या बोला, E1 और E2 करानी हो तो किसको प्रिफर करोगे? E2 को, फटाफट एक बार में काम खत्म। तो याद रखना मैकेनिज्म कौन सी होगी, अगर पूछेगा तो एलिमिनेशन है, और कौन सा होगा? E2 ही होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि अगर तुम, अच्छा एक बात बताओ, सुनो, चलो अच्छा तुम्हारी बात मान लेते हैं और देखना कहां तुम गलत हो। ये बताओ, तुम कार्बोकैटायन बनाओगे? क्या बनाओगे? कार्बोकैटायन। जब कार्बोकैटायन बनाओगे तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। अरे बोलो यार, और जब ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा तो फिर इससे क्या मतलब, फिर काहे का डर है? फिर तो ये अटैक करेगा, ये बन जाना चाहिए। नहीं समझ रहे हो बात? पकड़े कि नहीं पकड़े? हाँ, जो बोल रहे हो उस पर थोड़ा दिमाग देखो, ये 4-5 लाइनें लिखी है, साले हर साल 2 सवाल बना के दे रहे हैं, मजाक थोड़ी चल रहा है भाई। वो क्या, और वो नहीं बोलेगा E1 E2, क्योंकि अब सवाल, अगला सवाल जो लिखा है बोर्ड पे ऐसे ही एरो बनाएगा और पूछ लेगा ए बना, बी बना, सी बना, बताओ कौन सा करेक्ट है? ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। अब या एलिमिनेशन में पूछ लेगा कौन सी मैकेनिज्म का है, तो वो आ जाएगा। भाई अच्छा ही बताओ, अगर तुम्हारा मन है तो तुम कार्बोकैटायन बना के उसको रीअरेंज कराओगे? कराना चाहते, 3 डिग्री देख के यही तो लालच आ रहा होगा मन में। और अगर कार्बोकैटायन बनाए तो तुम एक जगह फंस जाओगे। क्या? कार्बोकैटायन अगर बना तो प्लेनर हो जाएगा, और प्लेनर हो जाएगा तब तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही कर जाएगा, तब स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। तो SN2 नहीं होगा तो क्या होगा? E2 ही होगा, टाइप चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है मामला? क्योंकि तुम कह रहे हो ये ईथर इससे बनने वाला नहीं। क्लियर है? तो ध्यान रखो, ये बना लो। और कोई सवाल हो, अपना सवाल पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अच्छा सवाल पूछेंगे, इज्जत से जवाब देंगे, बेकार पूछोगे बेइज्जती करके देंगे जरूर। भाई तुम्हारे मन में आया होगा 3 डिग्री हैलाइड है, तो मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा 3 डिग्री हैलाइड है। आप हमेशा E1 एलिमिनेशन कराओ, E1 एलिमिनेशन कराओ, लेकिन याद रखो वीकर बेस होना चाहिए। लिखवाया है मैंने कि E1 कराना है तो बेस कैसा होना चाहिए? वीकर। बेस अगर स्ट्रांग होगा तो वो वेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करता, उसके पीछे का रीजन है। अच्छा, वीकर बेस बोल के फायदा क्या होगा मालूम? वीकर बेस होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद भी वो अटैक नहीं कर पाएगा। बेस बोल रहे हैं तो वीकर बेस है। अच्छा सुनो, खुद सोचो, वीकर बेस है, वीकर बेस अगर है तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नहीं रखता, H+ लेने की रखता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल के तरीके अटैक नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्गर बेस है तुम्हारे पास, अगर भाई न्यूक्लियोफाइल तुमने लिया, अच्छा स्ट्रॉन्गर बेस लिए, O पे निगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? वो एलिमिनेशन की तरफ ले जाएगा चीजों को। और जब भी SN2 नहीं होगा, हमेशा कौन सा प्रिफर करेगा? E2। टाइप ऑफ मैकेनिज्म, यानी ऑर्डर चेंज नहीं होता। ऑर्डर कैसे चेंज कर दोगे रिएक्शन के बीच में? एक सवाल नीचे दिया है, बढ़िया सवाल है। इन्होंने कहा देखो, हमने फिनॉल लिया, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर देने से बढ़िया निगेटिव चार्ज देना है, तो फिनॉल और फिनॉक्साइड में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? मैकेनिज्म में पढ़ा है हम लोगों ने, फिनॉक्साइड। तो क्या ये कन्वर्ट कर देगा फिनॉक्साइड में तुरंत? अब फिनॉक्साइड बना दिया तो RO Na वाला मामला बन गया, और इसने कहा अब एल्किल हैलाइड पे रिएक्ट कराओ, तो क्या यहां पर भी SN2 मैकेनिज्म शो करेगा और क्या बना देगा? ईथर बना देगा। अब अगर आपसे पूछे PHOR में क्या क्या लिया गया होगा, तो खुद समझदार हो, pH- स्टेबल नहीं होता। क्या नहीं स्टेबल होता? pH- स्टेबल नहीं होता। रट्टा मार लो, pH- केवल एक ही जगह स्टेबल है,
एक ही आदमी है जो पीएच माइनस को अपने कंधे पे बैठाल के ले जा सकते हैं, वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और उसमें भी कौन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, PHMgBr, और साला कहीं नहीं चलेगा। क्लियर है मामला? तो बिल्कुल रट लीजिए इस बात को। ये बोलना गलत है ना कि पीएच माइनस नहीं बनता है, बनता है। कौन लेके चलेगा? मेटल लेके चलेगा उसको, सोडियम ओडियम मेटल नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दो RMgX चाहिए। ये पैराग्राफ समझ में आया आपको? अच्छा भैया, ये देखो, ये SN2 का बढ़िया एप्लीकेशन, इसी पे सवाल आना है एक। अब आ जाओ इसमें जरा, इसमें ये आ जाइए पैराग्राफ। देखो, इस नीट वाले बच्चे ने पूछा था हमसे, बढ़िया पैराग्राफ है। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। एल्किल हेलो एल्केन हेलो एरीन में मिलेगा ये डाइग्राम। तुम तो खैर ये पन्ने पलट देते हो, तुम सोचते हो ये सब फर्जी लिखा है। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। चला जाए। अब देखो भैया, इन्होंने कहा अ केमिकल रिएक्शन, पेज नंबर 180 है बेटा हमारे में। आगे बढ़ो, देखो जहां SN1 SN2 के बारे में, नहीं हाँ एल्किल हैलाइड में जाओ। एल्कोहल ईथर कहां ढूंढ रही हो? देखो मिल गया, यही है, मिला। हेलो एल्केन हेलो एरीन में मिलेगा भैया, ठीक है। हाँ आओ जरा, इन्होंने क्या लिखा? अ केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन, इट इज अ रेस दैट इज वॉन बाय द फास्टेस्ट रनर। ये एक प्रकार का कंपटीशन है, कौन आगे होगा, जल्दी चलेगा, वही जीतेगा। इन्होंने कहा द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू डू बाय एंड लार्ज व्हाट इज द इजीएस्ट फॉर देम। एन एल्किल हैलाइड विद बीटा हाइड्रोजन एटम व्हेन रिएक्टेड विद अ बेस, ये मेन लाइन है। व्हेन एल्किल हैलाइड विद बीटा हाइड्रोजन एटम व्हेन रिएक्टेड विद अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल हैज टू कंपीटिंग रूट, सब्स्टिट्यूशन SN1 एंड SN2। मतलब उसने कहा दो रास्ते हैं। अगर एल्किल हैलाइड के पास क्या है? बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो पहला सब्स्टिट्यूशन कराओ, दूसरा एलिमिनेशन कराओ। सब्स्टिट्यूशन के दो पार्ट, क्योंकि वो SN1 SN2 की बात कर रहा है, तो उसने लिखा SN1 एंड SN2। आगे लिखा विच रूट विल बी टेकन अप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। कौन सा रूट करना है, सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन, ये किस पर निर्भर करेगा? नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। इधर देखो, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, बल्कि कौन सा रूट लिया? एलिमिनेशन। नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड लल्लू पंजू, कौन सा रूट लिया? सब्स्टिट्यूशन। बोलो यार, यहां पर क्या कराए हो? SN2। क्लियर है मामला? आगे आते हैं। स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ बेस, पहला है एल्किल हैलाइड, उसके बाद स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ, और लिखा है बेस ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल। यानी अगर बेस की तरीके काम करेगा तो एलिमिनेशन कराना, न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम करेगा तो सब्स्टिट्यूशन कराना। आगे लिखा है दस अ बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल प्रिफर टू एक्ट एज अ, अपनी मर्जी से हम नहीं कुछ बता रहे हैं, जो लिखा है जो पढ़ा है वो बता रहे हैं। वो कह रहा है बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल प्रिफर टू एक्ट एज अ बेस एंड एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन रेदर देन अप्रोच अ टेट्रावेलेंट कार्बन एटम ड्यू टू स्टेरिक रीजन। अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि है तो आप उसका अटैक नहीं मानोगे, बल्कि क्या करेगा? वो बीटा पोजीशन से एलिमिनेट कर लेगा। ठीक है, आगे सर, अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड विल प्रिफर SN2 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड के ऊपर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, आराम से आओ अटैक करो, कोई दिक्कत नहीं। अ सेकेंडरी हैलाइड SN2 और एलिमिनेशन, क्या लिखा है देखो, सेकेंडरी हैलाइड में मामला गड़बड़ाया, दोनों बातें कह रहा है SN2 और एलिमिनेशन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल। यानी जब 2 डिग्री हैलाइड होगा तो वहां पर तुम सब्स्टिट्यूशन भी करा सकते हो
और साथ ही साथ क्या करा सकते हो, एलिमिनेशन भी, दोनों का खतरा रहेगा वहां पे, ठीक है ना। क्यों, ना ज्यादा बल्कि है ना कम बल्कि है, तो नहीं बोल सकते प्योर SN1 होगा या प्योर SN2। क्लियर है मामला। आगे लिखा है टर्शरी हैलाइड SN1 और एलिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो वो SN1 कर सकता है, एलिमिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एज वेल एज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। नीचे देखो 2 डायग्राम बने, मिला सर। पहले वाले में क्या करा रहे हैं, एलिमिनेशन। क्यों, जो कार्बन बीच वाला है उसके ऊपर और नीचे देखो, जो 2 रेड वाला पोर्शन कार्बन है, तो क्या ऊपर नीचे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े दिख रहे हैं तुमको। 2 डिग्री हैलाइड है, देखते जाना, 2 डिग्री हैलाइड पे बल्कि न्यूक्लियोफाइल लाए तो उसने क्या कराया सर, H को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी एलिमिनेशन करा रहा है। इधर आइए सर, 2 डिग्री हैलाइड है, नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल लाए, वो क्या करा रहा है, सब्स्टिट्यूशन। यानी तुम 3 डिग्री में फंसे हो, 2 डिग्री मामला पलट जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि हुआ तो वो क्या कराएगा, एलिमिनेशन, और नॉर्मल है तो क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन। नीचे लिखो ये लाइन, अपने आप में एक सवाल है, नीचे लिखिए, ऑन रिएक्शन विद 2 डिग्री हैलाइड, on reaction with 2 degree halide, normal nucleophile ब्रैकेट में लेस स्टेरिक हिंडर्ड, 2 डिग्री हैलाइड का तो नेचर फिक्स हो गया, नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में लेस स्टेरिक हिंडर्ड परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखना है SN2। इधर देखो SN1 की बात नहीं लिखी गई है वहां। क्यों, 2 डिग्री हैलाइड है, स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनता। कह रहा है SN1 तभी कराना जब स्टेबल कार्बोकैटायन हो, या साथ साथ उसने क्या लिखा है, जो बेस है उसके नेचर पे भी, या एल्कीन की स्टेबिलिटी पर भी। ठीक बात है। अगली कहानी लिखिए, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद बल्की न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद बल्की ग्रुप, बल्की न्यूक्लियोफाइल गिव्स बीटा एलिमिनेशन, गिव्स बीटा एलिमिनेशन, और उस एलिमिनेशन में भी लिखो E2 टाइप। इधर देखो, ये चाहते तो अलग अलग बना के दिखा देते, इन्होंने एक ही टाइम पे दोनों काम कर रहे हैं, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, E2। याद रखना यार, SN2 जैसे प्रिफर करता है वैसे E2 प्रिफर करता है। ठीक बात है ना। और सुन लो, मान लो तुम्हारा मन हो तो ये भी समझ लो, ये वाली एल्कीन है, यहां डबल बॉन्ड आएगा, बात समझना। वो डिपेंड करता है हाइपर कंजुगेशन पर, तो और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अगर बन रही होती तो वहां इवन कराते, ये यहां इवन कराने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम SN2 छोड़ के करा रहे तो नॉर्मली हमसे पूछता कि ये दिया है और मुझे इसका एलिमिनेशन कराना है, बात समझो, तो अपन कौन सा कराएंगे, इवन, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। लेकिन जब इसमें है तो इसमें फंसा मामला है। पैराग्राफ समझ में आया है सर। तो ये याद रखना, दोनों रूट एक साथ चलते हैं, एलिमिनेशन भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन। ले पकड़ो, नहीं आ जाएगा तो हालत खराब है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस समझ में आ गया तुमको। चलो भैया अगला जरा इसी में लिखो, Na2SO3, Na2SO3 इसे कहते हैं स्ट्रीकर रिएक्शन। और नाम हम में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, इतना चक्कर में नहीं पढ़ना है ना, ये नहीं आएगा जेईई मेंस में, ये नाम नहीं लिख के आएगा, ये कंफर्म है। एडवांस में भी नाम नहीं आएगा, प्रॉपर्टी आएगी। कौन अटैक करेगा, बोलो, प्रोडक्ट बताओ हमको। SO3 -2 है, बात समझना। हम लोग यहां मान के चलते हैं O से अटैक करेगा, तो अपन इसको लिखते हैं RSO3Na, सॉल्ट बना।
सॉल्ट बना देते हैं। क्या लिखेंगे? एक ही बार अटैक होगा, RSO3Na। सबसे बढ़िया रिएक्शन है, देखना भैया, ये वाली ROH लिखाओ या ट्राई Ag2O, कलर चेंज करते, ट्राई Ag2O, दोनों लोग एक ही काम करते हैं। इसका वाला तो तुमको पता है क्या होगा, ROH है, RO माइनस जाके अटैक करेगा तो ROR बनाएगा। यह बात समझना। इसमें अगर हम बात करेंगे तो Ag2O ड्राई है, अगर ड्राई ना होता तो वाटर अटैक कर जाता है, इनका नंबर है ना आता अटैक करने का, OH माइनस अटैक करता था। ऐसे समझो, यहां से ये क्या पकड़ाएंगे, O-2, क्या पकड़ाएंगे, O-2। इसको इससे मत देखो, ऐसे देखो, ये दिखा, ये कौन है, O-2। अब सर बस ऐसे बना लो, वैसे तो 2 बार में मामला है, लेकिन दिखाने के लिए तो क्या बनेगा, ROR। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखना है। लेकिन अगर ड्राई नहीं है, अगर ड्राई नहीं है तो क्या बनेगा, ROH। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतना मामला आपको ध्यान रखना है। अब इसी के आगे हम लोग बात करेंगे, धीरे धीरे मामला बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। मैंने तुम्हें नाइट्रेशन सल्फोनेशन दिया है ना, बोलो यार, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन सब करा दिया है, ठीक है। तो अब तुम्हें ध्यान रखना है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बात समझ रहे हो ना, बल्कि तुम मत पढ़ना यार, जो पढ़ाया उतना ही